एनसीईआरटी के ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसको हमेशा से इग्नोर कर दिया गया है। हमारा आज का टॉपिक है विनिमय ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। तो देखते हैं विनिमय ऊर्जा क्या होती है। जो ऑर्बिटल होते हैं ना, यानी कि जो कक्षक होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते रहते हैं, अपनी पोजीशन को बदलते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करता है तो इस प्रोसेस में थोड़ी बहुत ऊर्जा रिलीज हो जाती है, बाहर निकल जाती है। और ये जो ऊर्जा एनर्जी रिलीज होती है ना, इसी एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, विनिमय ऊर्जा। यानी कि एक्सचेंज एनर्जी क्या है, तो हमने कहा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं यानी कि परमाणु कक्षक जो होते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन का एक्सचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, एनर्जी कुछ रिलीज होती है, बाहर निकल जाती है। और ये जो एनर्जी बाहर निकलती है ना, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं विनिमय ऊर्जा। अब इसका यूज़ क्या है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में अपनी पोजीशन का एक्सचेंज करेगा, जितना ज़्यादा एक्सचेंज करेगा उतनी ही ज़्यादा क्या निकलेगी, विनिमय ऊर्जा। और जितनी ज़्यादा विनिमय ऊर्जा निकलती है ना, उतना ही एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल का अस्थायित्व प्रेडिक्ट करने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, विनिमय एनर्जी का है। तो हम आगे के लेक्चर में विनिमय एनर्जी को कैलकुलेट करना सीखेंगे। नंबर ऑफ एक्सचेंज या एक्सचेंज एनर्जी निकालने के लिए फार्मूला देखते हैं। यह फार्मूला हमारा है n1 माइनस 1/2 प्लस n2 माइनस 1/2, जहाँ पे n1 क्या है, n1 है क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और n2 है एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। सपोज करिए कि हमारे पास कोई सबसेल दिया है, ये P4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 1 2 3, तो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 1, तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसके साथ साथ आपको एक और एनर्जी पे बात करेंगे हम। एक एनर्जी होती है युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं इसको। तो जो युग्मन एनर्जी क्या होती है, किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाने के लिए ना हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, और यह ऊर्जा क्या कहलाती है, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग यानी कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है। तो किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कराना इजी नहीं होता है, उसके लिए हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। और ये जो एनर्जी हम देते हैं ना सिस्टम को, वो एनर्जी क्या है, हमारी पेयरिंग एनर्जी। तो हमने देखा कि जो एक्सचेंज एनर्जी है वो सिस्टम से बाहर निकल रही है, और जो एनर्जी सिस्टम से बाहर निकलती है ना, वो सिस्टम को स्टेबलाइज करती है। लेकिन जो पेयरिंग एनर्जी है ना, वो सिस्टम को दी जा रही है, और जो एनर्जी सिस्टम को दी जाती है ना, वो सिस्टम को डिस्टेबलाइज करती है। तो स्टेबिलिटी एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो स्टेबिलिटी एनर्जी होती है ना एक्सचेंज एनर्जी माइनस पेयरिंग एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी सिस्टम से निकल गई माइनस जो एनर्जी सिस्टम को दी गई। तो एक्सचेंज एनर्जी में से अगर हम पेयरिंग एनर्जी को निकाल दें तो नेट एनर्जी वो बच जाएगी जो सिस्टम से निकली है, और वही सिस्टम को क्या करेगी, स्टेबलाइज करेगी, जिसे हम अस्थायित्व ऊर्जा या स्टेबिलिटी एनर्जी भी कहते हैं। तो हम इन फार्मूला का यूज करके एक्सचेंज एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी और स्टेबिलिटी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं P3 कॉन्फ़िगरेशन को। P3, ये P3 में जो इलेक्ट्रॉन है ना, पहला दूसरा तीसरा, ये दिख रहा है हमें हाफ फील्ड है P3। इसके लिए हम निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ एक्सचेंज या एक्सचेंज एनर्जी। तो हमें दिख रहा है कि इसमें क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन 3 हैं, तो हम फार्मूला यूज करेंगे। n1 क्या है, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, और n2 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन। तो एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन तो 0 है, क्लॉकवाइज 3 है, तो n1 की जगह 3 रख दिया, 3, फिर n1 की जगह 3 माइनस 1/2, और प्लस एंटी क्लॉकवाइज 0 है, तो ये वाला पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से वैल्यू आ जा रही है 3। यानी कि इस फार्मूला का यूज करके हमने P3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक्सचेंज एनर्जी निकाला या नंबर ऑफ एक्सचेंज निकाला, वो आ गया कितना 3। अब इसमें हमें निकालना है पेयरिंग एनर्जी। P3 में तो दिख रहा है कि किसी का पेयर बना नहीं है, इसलिए पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी 0। एक्सचेंज एनर्जी निकल गया 3, पेयरिंग एनर्जी आ गया 0। तो अब हम निकाल सकते हैं क्या है, स्टेबिलिटी एनर्जी। स्टेबिलिटी एनर्जी कैसे निकालते हैं, एक्सचेंज एनर्जी में से पेयरिंग एनर्जी को माइनस कर देते हैं। तो एक्सचेंज एनर्जी आ रही है 3, पेयरिंग एनर्जी आ रही है 0, तो 3 माइनस 0 इक्वल टू 3। तो इसके जो P3 कॉन्फ़िगरेशन है उसमें स्टेबिलिटी एनर्जी की वैल्यू आ रही है 3। अब हम एक और देखते हैं P4 में ये पहला दूसरा तीसरा, ये आ गया चौथा इलेक्ट्रॉन। इसमें हमें इसमें दिख रहा है कि क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन तो 3 हैं, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन 1 है। तो N1 हो गया आपका 3 और N2 कितना हो गया 1। तो
यहाँ पे N1 की जगह 3 लिखा, फिर N1 3 माइनस 1/2 और N2 की जगह यहाँ पे क्या लिखे 1 माइनस 1/0/2, ये फार्मूला लगा दिया तो यहाँ से वैल्यू आ गया 3। एक ही आप देख रहे हो कि P3 में ना एक्सचेंज की नंबर ऑफ एक्सचेंज या एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू आ रही है 3, P4 में भी नंबर ऑफ एक्सचेंज या एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू 3 आ गई। इसका क्या मतलब है, जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन का एक्सचेंज करते हैं ना तो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के साथ पोजीशन का एक्सचेंज करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के साथ पोजीशन का एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लॉकवाइज हैं, तो क्लॉकवाइज के साथ से एक्सचेंज किया है। लेकिन यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज 3 है, यानी कि 3 तो आपस में पोजीशन का एक्सचेंज करेंगे, लेकिन जो एंटी क्लॉकवाइज है ना इसको अपनी पोजीशन का एक्सचेंज करने के लिए कोई मौजूद नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज कोई और है नहीं, तो ये अपनी पोजीशन का एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, इसलिए ये वाला फैक्टर क्या आ जा रहा है 0। इसलिए इस बार भी P4 में भी एक्सचेंज कितना होता है 3। अच्छा P4 में एक कंडीशन और मिल गई हमें कि एक जोड़ा बन चुका है। यहाँ पे फर्स्ट जो ऑर्बिटल दिख रहा है ना Px, उसमें एक जोड़ा बन चुका है, यानी कि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी 1। तो एक्सचेंज पता चल गया, एक्सचेंज एनर्जी पता चल गया, पेयरिंग एनर्जी पता चल गया, तो स्टेबिलिटी एनर्जी निकाल लेंगे। एक्सचेंज में से पेयरिंग हटा दो तो 3 - 1 = आ गया 2। तो इस तरह से हमने देखा कि जो P3 कॉन्फ़िगरेशन है ना उसके लिए स्टेबिलिटी एनर्जी आ रही है 3, जबकि P4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्टेबिलिटी एनर्जी की वैल्यू आ रही है क्या 2। तो हम कह सकते हैं कि P3 जो है P4 के कंपेरिजन में ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी एनर्जी ज़्यादा है और P4 की स्टेबिलिटी एनर्जी कम है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं ना वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए P3 ज़्यादा स्टेबल है किससे, P4 से। इस कॉन्सेप्ट को एक और एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। P6 और P5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। P6 क्या है, फुल फील्ड है। P जो सबसेल है ना उसमें 3 ऑर्बिटल हैं, तो कैपेसिटी इसकी टोटल 6 ही है और 6 भर गए हैं तो ये फुल फील्ड हो गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन 3 है और एंटी क्लॉकवाइज भी क्या 3 है, तो पेयरिंग एक्सचेंज एनर्जी हो जाएगी 3 - 1/2, फिर एंटी क्लॉकवाइज के लिए 3 - 1/2, तो टोटल वैल्यू आ गई 6। अब इसमें पेयरिंग एनर्जी कितनी है, तो तीन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमें, तो पेयरिंग एनर्जी होगी 3। तो स्टेबिलिटी एनर्जी कैसे हो आएगी, तो पेयरिंग एक्सचेंज एनर्जी माइनस पेयरिंग एनर्जी, यानी कि 6 - 3 = 3 आएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो P6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें स्टेबिलिटी एनर्जी आ रही है 3। अब P5 के लिए चेक करते हैं, तो P5 में हम देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। तो फार्मूला लगा दो 3 - 1/2 प्लस 2 - 1/2, ऐसे आ गया वैल्यू कितनी 4। अब इसमें पेयर कितना बना है 2 का, तो पेयरिंग एनर्जी हो गई 2, तो स्टेबिलिटी एनर्जी कैसे आएगी 4 - 2, यानी कि एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू आ गई 4, पेयरिंग एनर्जी 2, तो 4 - 2 = 2। तो इस तरह से हमने देखा कि जो P6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि फुल फील्ड है उसमें स्टेबिलिटी एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है 3 आ रही है, जबकि P5 में स्टेबिलिटी एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो हम कह सकते हैं कि जो P6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि P6 ऑर्बिटल क्या होगा ज़्यादा अच्छा ये स्टेबल है इन कंपेरिजन टू P5। तो हमने देखा कि जब ये P3 था यानी हाफ फील्ड था तो हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल था, जब P6 हो गया तो P6 भी क्या है ज़्यादा स्टेबल। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब स्टेबिलिटी एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो P3 यानी कि जब P सबसेल की बात करें तो P3 कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है और P6 ज़्यादा स्टेबल होता है। अब एक एग्जांपल हम D का भी लेके थोड़ा देखते हैं। अब हम D4 और D5 को देखते हैं। D की कैपेसिटी 10 की होती है, लेकिन ये D4 है तो ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड। ये D5 है, 10 की कैपेसिटी D की होती है ना, लेकिन D5 है तो हाफ फील्ड हो गया। अब D4 है तो इसमें क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं 4, तो N1 हो गया 4 - 1/2 और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन 0 है तो सेकेंड वाला फैक्टर क्या हो जाएगा पूरा 0, तो ये वैल्यू आ गई 6। किसी का पेयर नहीं बनाया तो पेयरिंग एनर्जी हो गई 0, तो स्टेबिलिटी एनर्जी आ जाएगी 6 - 0 = 6। तो D4 के लिए हमने देखा कि स्टेबिलिटी एनर्जी आ गई 6 और टोटल एक्सचेंज कितना आया था 6, या एक्सचेंज एनर्जी ऐसी 6। अब D5 के लिए देखते हैं, तो D5 में क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन तो 0 है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी 5 - 1/2 + 0, तो ये एक्सचेंज एनर्जी आ गई 10। पेयर किसी का नहीं बना है तो पेयरिंग एनर्जी क्या आ गई 0, तो स्टेबिलिटी एनर्जी हो जाएगी 10 - 0 = 10। तो इस तरह से हमने देखा कि जो D4 है इसका स्टेबिलिटी एनर्जी है 6, जबकि D5 की स्टेबिलिटी एनर्जी है 10। तो हम कह सकते हैं हम ये बोल सकते हैं कि D5 D4 से। अभी आप चेक करके बताइए कि D9 और D10 में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा।